हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे। मेरा नाम है अमन बहल। आर्टिकल आपके सामने है, मेरे साथ पढ़ते हुए चलो। पहले हर सेंटेंस का खुद से मीनिंग निकालो, फिर जब मैं पढ़ता हूं तो अपने मीनिंग को मैच करो। हम वर्ड फॉर वर्ड पढ़ते हुए चलेंगे, साथ में ग्रामर को साइड में अलग से कवर करेंगे। वोकैब के जो वर्ड्स आएंगे वो भी एक्सप्लेन्ड है जो है साइड के अंदर। आधे पौने घंटे में ये पूरी क्लास आपका एक पैकेज की तरह होनी चाहिए। आप जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, फिर एसएससी हो, बैंक हो, यूपीएससी हो, ये आधा पौना घंटा आपकी 3-4 घंटे की पढ़ाई के बराबर होगा। तो चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी टर्निंग टाइड्स। देखिए, टर्न मतलब बदल देना या घुमा देना, मोड़ देना। टाइड का मतलब होता है तूफान या चक्रवात। कह रहा है जी चक्रवात जो है ना वो मुड़ गया है। पहले जो चक्रवात आपकी तरफ से कहीं और जा रहा था, मुड़ करके वो आपकी तरफ आ गया। इसको हिंदी में बोलते हैं पासा पलटना या हवा पलटना। कह रहा है जी हवा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों की पलटती जा रही है। चलिए, टर्निंग टाइड्स जैसे ये टाइटल देखो तो मेरे पास 4-5 फ्रेजेज हैं जो टर्न से बनते हैं। 4-5 नहीं, ये तो 10-12 हैं। मैं सारे फ्रेजेज आपके सामने रखता हूं। वीडियो को कर लो पॉज। कितने आपको आते हैं, रिलेट कर पा रहे हो, आप खुद से देखो। एक एक करके हर एक फ्रेज को मैं सिखाऊंगा, कोशिश करना दिमाग में आपके बैठ सके। चलो, टर्न का मतलब है मोड़ देना या घुमा देना। टर्न द टाइड किया यानी आपने हवा पलट दी। अब टर्न द टेबल्स क्या होता है? देखिए, अगर आप चेस का गेम खेल रहे हो, एक तरफ आप बैठे हो, एक तरफ आपका ओपोनेंट बैठा है। अगर आप हारने वाले हो और अचानक से आपको टेबल के इस तरफ से उठा के इस तरफ लाया जाए, या फिर आपका दोस्त या आपका जो कॉम्पिटिटर है वो जीतने वाला है, उसको उठा करके यहां लाया जाए, तो आपने टर्न द टेबल कर दिया। इसको हिंदी में बोलते हैं बाजी पलटना। हारी हुई बाजी को जीत जाना या जीती हुई बारी को हार जाना। तो ये टर्न द टाइड, हवा पलटना, बदलना। टर्न द टेबल यानी बाजी पलटना। हिंदी से रिलेट करवा रहा हूं, अंग्रेजों ने जो बनाए हैं ना, ऐसा ही मीनिंग निकलता है हिंदी में भी। टर्न अ ब्लाइंड आई। देखिए, ब्लाइंड आई यानी अंधी आंख। अगर किसी चीज की तरफ अंधी आंख मोड़ रहे हो, मतलब देख करके भी अनदेखा कर रहे हो किसी चीज को। जैसे कोई गलत काम हो रहा है, आपने देख लिया फिर भी अनदेखा कर दिया, तो आपने टर्न अ ब्लाइंड आई किया। वैसे ही टर्न अ डेफ आई, यहां पे आई नहीं है, यहां पे ईयर होगा, देख लेना। डेफ मतलब बहरा। अगर किसी चीज की तरफ ब्लाइंड आई करते हो तो आप उसको देख के अनदेखा करते हो, और अगर डेफ यानी बहरा कान करते हो तो सुन के भी अनसुना करते हो। आपको मैंने 20 बार बताया कि ये मत करना, फिर भी आपने वो काम किया। यू टर्न अ डेफ एयर टू माई एडवाइस। चलो, अब ये बाकी वाले देखो। टर्न द पेज, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे है। देखिए, आपकी जिंदगी एक किताब है और किताब का हर पन्ना आपका एक दिन है या एक इवेंट है। अगर आप टर्न द पेज कर रहे हो ना, तो जिंदगी की किताब के पन्ने पलट रहे हो, पास्ट को पीछे छोड़ करके मूव ऑन कर रहे हो। और यही है बिल्कुल ऐसा, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। आपकी डायरी है, उसमें लीफ यानी 2 पन्नों का जोड़ा बोलते हैं लीफ। आपने देखा होगा ना, बीच में जोड़ा आता है, पन्नों के जोड़े को बोलते हैं लीफ। अगर आपने टर्न ओवर किया एक नई लीफ को, यानी किताब का नया पन्ना खोला है, एक नया एक्टिविटी, नई रिलेशनशिप, नया करियर आप शुरू करने जा रहे हो। ठीक है, जिंदगी में कुछ नया कर रहे हो, टर्न ओवर अ न्यू लीफ कर रहे हो। तो ये आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई दोनों इडियम्स हैं। ये किसी की तरफ सुनना या ना देखना, ये बाजी पलटने से रिलेटेड। अब लास्ट वाली अलग है, वो वैसे ही पढ़ लोगे आप। टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड। देखो, ये आदमी है, ये सर है इसका, ये इसके पांव है। अगर अभी इसको मैं टर्न ओवर द हेड कर दूं, ये सर हो जाए और ये पांव हो जाए, तो क्या कर रहे हो? आपने इसको औंधा कर दिया। टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड का मतलब होता है किसी चीज को पलट देना। आपने बड़ा अच्छा काम किया था, लास्ट में पानी फेर दिया। कुछ गलत काम कर रहे थे, बहुत अच्छा कर गए, तो टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड। समझ गए ना, सर नीचे पांव ऊपर। चलिए, टर्न हेड्स। देखिए, अगर आप बाजार में निकलोगे और कुछ अच्छा पहना होगा या कुछ बहुत खराब पहना होगा, तो लोगों की हेड्स यानी सर आपकी तरफ घूमेंगे, यानी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। तो अंग्रेजी में टर्न हेड्स इस इडियम का मतलब होता है लोगों की अट्रैक्शन का या फोकस का पॉइंट बनना, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना किसी अच्छी या बुरी हरकत की वजह से। चलिए, टर्न आउट का मतलब होता है निकल करके आना। दिस फ्रेंडशिप टर्न आउट टू बी लाई। ये दोस्ती एक झूठ निकली, है ना, निकल करके आना, टर्न आउट। और टर्न अगेंस्ट समवन यानी किसी के खिलाफ हो जाना, दोस्ती छोड़ करके किसी से दुश्मनी पाल लेना। तो ये सारी टर्न से बनने वाली इडियम है, खुद से बनाओगे, रिसर्च करके आपको पकी पकाई मिल गई है। नोट्स बना लो साफ सुथरे से,
अब आ जाओ टाइटल पैराग्राफ को पढ़ते हैं। आज ये ईडियम मैंने आपसे पूछी है क्विज में। कह रहा है जी पाकिस्तान कैन नॉट इंश्योर इंटरनल सिक्योरिटी बाय बॉम्बिंग अफगानिस्तान। कह रहा है पाकिस्तान नाम का जो कंट्री है ना, ये बिल्कुल भी इंश्योर नहीं कर सकता या पक्का नहीं कर सकता, सुनिश्चित नहीं कर सकता। और किसको? अपनी अंदरूनी हिफाजत को या इंटरनल सिक्योरिटी को, अमन चैन को। और कैसे? बॉम्ब करके या बम फेंक करके अफगानिस्तान पे। चलिए, पाकिस्तान की वो है कैन नॉट इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। अब जल्दी से बढ़ेंगे आगे। इस आर्टिकल की मोटी मोटी वोकैब मैं आपको दिखाता हूं। 5 वर्ड्स है मेरे पास, शुरू में एक साथ देख लोगे तो क्लास के बीच में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्लास अच्छी लगती है, काम आती है, समझ में आती है, तो इसको लाइक और एक शेयर देकर के अपना सपोर्ट दिखाएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है आपका इस चैनल को सपोर्ट करने का, अपने लाइक्स के जरिए। अच्छा, इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में सर्च करें @officialYT ग्रुप, आपको मिल जाएगा। इस प्राइवेट ग्रुप में आपको सारे नोट्स, सारे पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। साथ ही YT ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव है आप जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल फीस में क्वालिटी कोर्स आपको अवेलेबल करवाना। जैसे इंग्लिश अनलॉक कोर्स, इसमें SSC, बैंक, रेलवेज, डिफेंस, कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका ग्रामर से लेकर के रीडिंग और वोकैब हर पोर्शन प्रैक्टिस के साथ में कवर्ड है। इसी तरह से आपको मिलेगा राइटिंग का कोर्स। राइटिंग में कोर्स में आपको लिखना सिखाया गया है। 40, 50, 60 घंटों में आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं इस कोर्स के जो है हेल्प से। दिवाली के मौके पे कोर्स अवेलेबल है डिस्काउंट पे, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। इसी के साथ आपको UPSC का कंप्लीट हिंदी टू इंग्लिश माइग्रेशन कोर्स मिल जाएगा 1225 के मामूली से प्राइस पे। कोर्स अभी अवेलेबल है ऑन दिवाली। इस कोर्स में C सेट से लेकर के आंसर राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हर एस्पेक्ट इंग्लिश का, UPSC और स्टेट सिविल सर्विसेज का इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड है। ऐप का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन से इसको आप डाउनलोड करें। ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। चलिए, वोकैब शीट है टर्न टाइड्स। फर्स्ट वर्ड अपना आज का फ्लैश पॉइंट। देखो ये 5 वर्ड्स हैं एक जैसे, फ्लैश पॉइंट जैसे। फ्लैश पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी एलिमेंट हो, चाहे लोहा हो चाहे सोना हो, उसका एक पॉइंट होता है जिसपे या तो वो पिघलने लगता है, या वो टूटने लगता है, या वो गर्म होकर के उबलने लगता है, या फिर आप उसको जलने वाला पॉइंट भी बोल सकते हो। फ्लैश पॉइंट मतलब जब उसमें आग लग जाती है। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट वही होता है जो आपकी, समझ गए ना, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जहां पे चीजें आपके हाथ से निकल जाए, डिस्प्यूट पैदा हो जाए। अब इसको मेटल से निकाल लो, लोहे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लोहे का फ्लैश पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता होगा। अगर 2 इंसान है, उनके बीच में कोई फ्लैश पॉइंट आ गया तो मतलब एक ऐसी घटना हो गई है, दोनों उबलने लगे हैं, दोनों जलने लगे हैं, झगड़ा आपस का बढ़ गया है। तो वहां से, एलिमेंट से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से वर्ड आपने निकाला हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर इज अ डेंजरस फ्लैश पॉइंट फॉर अ स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वॉर। रशिया यूक्रेन की वॉर जो है एक खतरनाक फ्लैश पॉइंट है, या बहुत कठिन चौराया दोहराया है। और किस चीज का? एक स्मॉल स्केल, छोटे स्केल की न्यूक्लियर वॉर का। इस वॉर की वजह से कभी भी न्यूक्लियर वॉर जो है, न्यूक्लियर वेपन्स की वॉर शुरू हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे फ्लैश पॉइंट क्या हो गया, है ना। आप 2 आदमी आपस में झगड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, एक ने जब गाली दी वहां से हाथापाई शुरू हो गई, तो वो फ्लैश पॉइंट था आपके आपसी। चलो, अगला वर्ड अपने पास एम्बोल्डन। देखिए, बोल्ड मतलब मजबूत, साहसी। ये वर्ड आपने सुना होगा, बोल्ड। बोल्डन करना किसी चीज को, एम्बोल्डन करना, साहसी बनाना, उसमें मजबूती लाना, उसमें उत्साह, एनकरेजमेंट भरना, किसी को बढ़ावा देना। हिज सक्सेस एम्बोल्डन हिम टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। उसकी कामयाबी ने उसको एम्बोल्डन किया या साहस दिया कि वो एक्सपैंड करे, बढ़ाए अपने बिजनेस को। एम्बोल्डन को इनविग्रेट, एनर्जाइज, बूस्ट और एक्सिलरेट करना भी बोलते हैं। थोड़े कठिन और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, लेकिन इनविग्रेट को जरूर याद रखना। ब्रेक करके दिखाता हूं। देखिए, अंग्रेजी में एक वर्ड है विगर। विगर का मतलब होता है जोश। इसी से एक दवाई बनती है, अंग्रेजी में आपने सुनी होगी, वाइग्रा, है ना, जो सेक्सुअल बीमारियां होती हैं उन लोगों को दी जाती है ना, मर्दों की दवाई है। अब ये बताओ, विगर और वाइग्रा से क्या वर्ड बनेगा? इनविग्रेट। किसी में विगर डालना, जोश डालना, किसी को बढ़ावा देना। समझ पा रहे हो? तो विगर, विगर से इनविग्रेट, है ना, ये वर्ड बनाया जाता है। ऐसे ही आप याद रखें इसको। चलिए, अगला वर्ड अपने पास कौन सा? फ्रेजाइल। देखिए, फ्रेजाइल होता है कमजोर। कैसे समझाऊं इसको? मिट्टी का घड़ा होता है ना, वो फ्रेजाइल होता है। वैसे बड़ा मजबूत है, हाथ में पकड़ा हुआ है, सब ठीक है, पानी वानी डाल दो उसमें जितना मर्जी, लेकिन अगर ठोकर लगी ना हल्की सी, तो एकदम, समझ गए ना, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ऐसी चीज जो बहुत महीन हो, पतली हो, कमजोर हो, डेलिकेट हो, स्लिम हो, फ्लिमजी हो, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल के लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में टेन्युअस।
एकदम महीन सा, पतला सा। देयर इज अ टेनुअस या फ्रेजाइल डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ टेररिस्ट। एक सोल्जर और टेररिस्ट के बीच में बड़ा कमजोर और महीन सा डिफरेंस होता है। ये कहावत है ना भाई, आपका जो सोल्जर है ना, बॉर्डर पार करते ही वो टेररिस्ट बन जाता है उन लोगों के लिए। तो ये एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों के, समझ गए ना, व्यू पॉइंट्स में। चलिए फ्रेजाइल वर्ड अब आर्टिकल में आज देखेंगे, डिटेल में करवा रहा हूं सारे वर्ड्स। अगला है अपने पास डॉक्ट्रिन। देखिए डॉक्ट्रिन का मतलब डॉक्टर से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, पहली बात तो इस वर्ड का, है ना, लगता है देख करके डॉक्टर का कुछ होगा ये। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल, बिलीफ। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड अंग्रेजी में टेनेट, शायद मैंने लिखा भी होगा, और एक वर्ड है डोगमा। ठीक है, टेनेट, डोगमा, परसेप्ट, एडिक्ट, मैक्सिम सभी इसके सिनोनिम्स है। तो डॉक्ट्रिन यानी सिद्धांत। डेमोक्रेसी इज द अदर नेम ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इक्वालिटी। लोकशाही या जनतंत्र एक दूसरा नाम ही है इस डॉक्ट्रिन का या सिद्धांत का, जो है सामाजिक इक्वालिटी का। सोशल इक्वालिटी को अगर पॉलिटिकल वे में समझा जाए तो वो डेमोक्रेसी का रूप ले लेती है। तो सिद्धांत, डॉक्ट्रिन, ये वर्ड आर्टिकल आज आप देखेंगे। लास्ट वर्ड अपने पास पैराडाइम। पहले तो इसको बोलना सीख लो, ये पैराडिगम नहीं है। पैराडाइम का मतलब होता है एक परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज का, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं मिसाल। इंडिया इज अ पैराडाइम ऑफ अ स्टेबल डेमोक्रेसी। भारत एक मिसाल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टेबल डेमोक्रेसी का, या फिर यूं कहें स्थिर जो है लोकशाही का। मिसाल के लिए अंग्रेजी में ये सारे वर्ड्स हैं, खुद से बोल करके देखो, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये, वन वर्ड्स। प्रोटोटाइप, एपिटमी, एग्जाम्पलर, पैरागोन। ठीक है, ऊपर पैराडाइम तो आ ही गया, पैरागोन और पैराडाइम। पैरागोन चप्पल भी आती थी ना, पैरागोन, वहां से इसको पकड़ लेना। फिर दो अच्छे वर्ड है प्रेसिडेंट और क्विंटेसेंस। मुझे पता है आपको लग रहे होंगे सारे के सारे बड़े खतरनाक, एक भी बोला नहीं जा रहा होगा, लेकिन हर वर्ड अगर 20 बार आपकी रीडिंग में आ जाए अगले 6 महीने में, तो फिर बोल भी लोगे और लिख भी लोगे, स्पेलिंग भी याद होगी और मीनिंग भी पता होगा। तो सारा मामला है कंसिस्टेंसी का। ये खास वर्ड प्रेसिडेंट आर्टिकल में आज आप देखेंगे। अब ये सारे मिसाल के सिनोनिम्स हैं, पैराडाइम वर्ड के सिनोनिम्स हैं, लेकिन पैराडाइम वर्ड का एक और एडिशनल मीनिंग भी होता है जो आज की क्लास में नहीं आया। वो मीनिंग होता है सिस्टम। एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडाइम ऑफ अ कंट्री। एजुकेशन यानी शिक्षा बदल सकती है सामाजिक सिस्टम को, ढांचे को, अरेंजमेंट को किसी भी समाज के, देश के। तो चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आ जाएगा। चलिए एक समरी आपको देंगे, आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखिए तालिबान आपको पता ही है सभी को। तालिबान क्या है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, रिवोल्यूशनरी बोल सकते हो आप इसको, अफगानिस्तान में, वैसे दुनिया भर के लिए टेररिज्म से जुड़ी हुई थी। तालिबान से ही आते थे ओसामा बिन लादेन, है ना, अल क़ीदा, सब इसी से निकले हुए हैं। तालिबान का राज है आज की डेट में अफगानिस्तान में, और इस राज को कायम करने में, बनाने में बहुत बड़ा योगदान या कंट्रीब्यूशन रहा था पाकिस्तान का। जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के भागा 2021 में, तो पाकिस्तान में खूब जश्न हुआ था इस चीज को लेकर के कि चलो हमारे भाई लोग जो हैं उनको आजादी मिली। लेकिन अब यही तालिबान जो है ना, इनसे पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के रिश्ते खराब हो रहे हैं। और रीजन क्या है? पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट तालिबान को देखती थी एक क्लाइंट की तरह, एक चेले की तरह, प्यादे की तरह। लेकिन अब तालिबान प्यादा नहीं है, इनके पास अफगानिस्तान का राज है। अब ये खुद की सरकार वहां चलाते हैं, और पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट की बात सुनना और उस पर अमल करना जैसा एक एक्सपेक्ट करते थे वो नहीं करते हैं। अब इसी झगड़े को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान ने रिसेंटली अफगानिस्तान की कर दी बॉम्बिंग, और बहाना ये होता है कि आपके यहां से कुछ पाकिस्तानी तालिबान का एक ग्रुप बना करके लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बातें सब सच हैं, लेकिन यहां पे एक बड़ी गलती हुई है पाकिस्तान से। आपने एक टेररिस्ट ग्रुप को पहले पनाह देकर के, शरण देकर के सपोर्ट किया, अब वो आपके हाथ से निकल गया तो आप उसको बॉम्ब कर रहे हो। तो आपने घर में एक जानवर को पाला और बाद में उस जानवर को अब आप रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहे हो। तो पालने से पहले सोचना था, अब बॉम्ब करने से कुछ नहीं होगा। आज की टोन है क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहा है, और साथ में बता रहा है कि ये बेवकूफी है, जितने बम इन पे फेंकोगे, ये सारे बम इनके पास छोड़ के गए हैं अमेरिकन, है ना, वो वापस तुम्हारी तरफ फेंक देंगे। चलो अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, मीनिंग निकालो हर सेंटेंस, हर वर्ड का, फिर अपने मिल के पढ़ेंगे ताकि आपको पता लगे गलती कहां करते हो। चलिए, कराची व्हेन द तालिबान recaptured Kabul in August 2021 after 2 decades of insurgency, Pakistan viewed it as a tactical victory। कह रहे जब ऐसा हुआ, when, जब तालिबान ने कैप्चर कर लिया, फिर से रिकैप्चर करना, कैप्चर करना यानी कब्जे में लेना, रिकैप्चर यानी फिर से।
जब तालिबान ने फिर से ले लिया कब्जे में काबुल को, अफगानिस्तान की कैपिटल को, अगस्त के महीने में 2021 में, 4 साल पहले। और ये कब हुआ था? ये काम इन्होंने किया था 2 डेकेड्स या दशकों के बाद, जो थे इंसर्जेंसी के या विद्रोह के, गोलीबारी के। इंसर्जेंसी आप समझते हैं। कह रहे जब इस घटना के 2 दशकों के बाद इन्होंने कब्जा लिया काबुल का, तो पाकिस्तान ने व्यू किया इस चीज को, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के देखा एक टैक्टिकल विक्ट्री के तौर पे, एक ऐसी जीत के तौर पे जो इनकी टैक्टिक्स या रणनीति को, स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान को लगा कि हमारा एक छोटा भाई आ गया है बगल में, है ना। चलिए, तालिबान की वर्ब है रिकैप्चर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पाकिस्तान की वर्ब है व्यूड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। टैक्टिकल आपने देख लिया, जो टैक्टिक्स से, स्ट्रेटजी से, रणनीति से, आपकी प्लानिंग से जुड़ा हो। कह रहे जी इमरान खान, देन प्राइम मिनिस्टर, फेमसली सेड द अफगान्स हैड ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। कह रहा है जो इमरान खान थे, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, देन, अब तो जेल में है ना। कह रहा है जो उस वक्त 2021 में पीएम हुआ करते थे, उन्होंने फेमसली ऐसा कहा, उनके बड़े फेमस वर्ड्स हैं कि अफगान लोग जो हैं, द अफगान्स, वो तोड़ चुके थे, ब्रेक कर चुके थे शैकल्स को, जंजीरों को, स्लेवरी की, या फिर स्लेव क्या होता है ना, समझ गए ना। स्लेव हिंदी में भूल गया हूं वर्ड, एक्चुअल क्या होता है इसका। तो स्लेवरी की शैकल्स को इन्होंने, अफगान्स लोगों ने तोड़ दिया। चलिए, इमरान खान की वर्ब है सेड, अफगान्स की वर्ब है हैड ब्रोकन। शैकल्स का मतलब होता है जंजीरें, स्लेवरी का मतलब होता है दास, है ना, किसी की गुलामी, गुलामी समझते हो उसका। चलिए, और कुछ देखने वाला है? हाँ बिल्कुल है, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, करवाऊंगा। पहले पैराग्राफ अपने पूरा करते हैं। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं अंटिल माई ग्रेजुएशन। ये अब जो हिंदी में बीच बीच में भूल जाता हूं, इसका कारण सिंपल सा ये है कि जो अच्छी किताबें हैं, मॉडर्न किताबें, वो सारी की सारी अंग्रेजी में लिखी गई हैं। चाहे फिलॉसफी पढ़ो आप, है ना, चाहे कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हो, साइंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो किताबें पढ़ते पढ़ते इंग्लिश तो सीखा, लेकिन हिंदी खराब होती जा रही है, क्योंकि हिंदी की किताबें आपको बहुत कम मिलेंगी मॉडर्न। कह रहा है जी बट द तालिबान्स रिटर्न एम्बोल्डेंड द तहरीके तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी, which is organizationally distinct from yet ideologically aligned with the अफगान तालिबान। कह रहा जी लेकिन तालिबान की जो वापसी थी, रिटर्न थी, इसने हिम्मत दिया, एम्बोल्डन किया, बढ़ावा दिया टीटीपी नाम के एक जो है ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रुप को। अब ये टीटीपी क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। कह रहे ये है एक ऑर्गेनाइजेशनली डिस्टिंक्ट या अलग, लेकिन फिर भी येट आइडियोलॉजिकली या वैचारिक तौर पे, ख्याली तौर पे जुड़ा हुआ, अलाइंड विद अफगान तालिबान से। तो ये एक टीटीपी नाम का एक ग्रुप बना हुआ है लोगों का, जो खास करके क्वेटा वाले, खैबर पख्तूनख्वा और ये जो है सिंध वाला, सिंध वाला नहीं, समझ गए ना, वो अफगानिस्तान के साथ डोरंट लाइन वाला जो एरिया है, वहां पे ये एक्टिव है। तो इन लोगों का क्या कहना है कि हम यहाँ पे तालिबान बनाएंगे, जैसा अफगानिस्तान में बना वैसा पाकिस्तान में ही बनना चाहिए। तो इन्होंने अपना नाम रखा है टीटीपी। ये अफगान तालिबान से जुड़े नहीं हुए, लेकिन उनकी विचारधारा पे, आइडियोलॉजी पे चलते हैं। चलिए, रिटर्न की वर्ब है एम्बोल्डेंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, विच की वर्ब है। अब आ जाओ, इस कॉन्सेप्ट को देख लो फटाफट। ये द अफगान्स क्यों लिखा हुआ है? देखो इंग्लिश में क्या होता है, मान लीजिए, देखो इंडिया की लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज मान लीजिए हिंदी, राजभाषा, ठीक है। हमारी कंट्री का नाम है इंडिया और लैंग्वेज का नाम है हिंदी। लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी लैंग्वेज का नाम उन्हीं के नाम से होता है। जैसे इंग्लिश, इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश बोला जाता है, इंग्लिशमैन, अंग्रेज, और इनकी लैंग्वेज का नाम भी है इंग्लिश। फ्रांस के लोगों को फ्रेंच बोला जाता है और उनकी लैंग्वेज का नाम भी है फ्रेंच। तो जहां पे इंडिया हिंदी है ना, वहां कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया एक कंट्री का नाम है, इसके आगे आप द नहीं लगाएंगे। हिंदी एक लैंग्वेज का नाम है, इसके आगे आप द नहीं लगाएंगे। लेकिन जहां पे नाम बिल्कुल एक जैसे हैं, फ्रेंच फ्रेंच, इंग्लिश इंग्लिश, स्पेनिश स्पेनिश, जापानीज जापानीज, वहां पे होती है कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन क्या होती है? आप अगर किसी लैंग्वेज के नाम के आगे द लगाएं तो वो गलत होता है, लेकिन अगर वो एथनिसिटी या नस्ल या देश की, समझ गए ना, राष्ट्रीयता की बात हो, उसके आगे आप द लगा सकते हैं और वो एक कॉमन प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश इज या आर अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। जो इंग्लिश है ना, वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषा है। यूनिवर्सल यानी सब जगह। देखिए यहां पे इंग्लिश भाषा की बात हो रही है, द इसके आगे लगा हुआ, ये गलत है, पहले तो ये निकाल दो। और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, आप ऐसा लिखोगे। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, द फ्रेंच इज या आर नॉन फॉर देयर रिच कल्चर। फ्रेंच जो है वो जाने जाते हैं अपने रिच कल्चर के लिए।
यहां पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है, फ्रेंच लैंग्वेज होती है लेकिन यहां पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है। द प्लस में फ्रेंच एक पूरी एथनिसिटी को बताता है, फ्रांस के लोगों की। यहां पे द फ्रेंच का मतलब है सभी फ्रेंच लोग, क्योंकि वो जाने जाते हैं अपने रिच कल्चर के लिए, भाषा तो ना जानी जाएगी। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, फ्रेंच एक लैंग्वेज भी है, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, फ्रेंच एक एथनिसिटी भी है, इंग्लिश एक एथनिसिटी भी है। कंफ्यूजन यही है कि दोनों एक जैसी चीजें हैं, भाषा के आगे द नहीं लगता, एथनिसिटी के आगे द लग जाता है। तो यहां पे जो द फ्रेंच लिखा है वो बिल्कुल सही है, भाषा की बात नहीं हो रही है। और इसकी वर्ब होगी प्लूरल, द फ्रेंच का मतलब है सभी फ्रांस में रहने वाले लोग। द फ्रेंच आर नॉन फॉर देयर रिच कल्चर। फ्रेंच की जगह यहां पे इंग्लिश भी हो सकता था, इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लैंड के लोग। तो द इंग्लिश आर नॉन देयर फॉर देयर रिच कल्चर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब इसी का एक एडवांस पोर्शन और करवा देता हूं। यहां पे आपने लिखा है अफगान, ठीक है, द अफगान। वैसे तो अफगान में बोली जाती है पश्तो, शायद अफगानी भी कोई लैंग्वेज होगी। अगर आप अफगानी लैंग्वेज की बात करते तो द का इस्तेमाल यहां पे नहीं करना होता, लेकिन आपने द अफगान से लिखा है तो सब अफगानी लोगों की बात हो रही है, द का इस्तेमाल भी करें और इस लोगों के लिए प्लूरल वर्ब भी लगाएं। अब एक सवाल आपका यह आना चाहिए, सर द फ्रेंच लिखा तो पीछे एस तो नहीं लगाया आपने? यहां द अफगान से लिखा था तो एस लगा हुआ है। अगर यहां भी एस लग जाए तो हमें भी पता लग जाए कि सब फ्रेंच लोगों की बात हो रही है। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये कहता है कि जो जो एथनिसिटी के लास्ट में CH, SH, ESE और ISH आता है उनके आगे एस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे फ्रेंच के आगे फ्रेंचिज लिखने की जरूरत नहीं है, द फ्रेंच का मतलब है सभी फ्रेंच लोग। स्पेनिश के आगे पीछे ISH आ गया, इंग्लिश के आगे पीछे ISH आ गया, तो ES लगाने की जरूरत नहीं है अगर सभी अंग्रेजों की, स्पेनिश लोगों की बात करनी हो। जैसे जैपनीज है पीछे ESE आ गया, चाइनीज है पीछे ESE आ गया, चाइनीज की स्पेलिंग लिखो, चाइनीज पीछे ESE आ गया। तो जब ESE आ गया तो फिर और ES लगाने की जरूरत नहीं है अगर इनके पूरी नस्ल की बात करनी हो, ठीक है। तो CH, SH, ESE और ISH ये चार फ्रेज अगर लास्ट में आ जाएं किसी भाषा के अंत में तो पीछे S या ES लगाए बिना ही आप आगे द लगाएं और उन कंट्री के सभी लोगों की आप बात कर सकते हैं प्लूरल वर्ब लगा करके। मुझे पता है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन ठीक है ना, नया होगा आपके लिए, फिर कभी किसी दिन इसको डिटेल में करवाऊंगा। आने वाले 4-5 दिनों में फिर से कभी ना कभी रिपीट होगा, कोशिश करेंगे। चलो एक अनाउंसमेंट भी है, सैटरडे को एक स्पेशल क्लास है आप लोगों के लिए। अभी मैं इसको सरप्राइज रखता हूँ, मजा आएगा आपको उस क्लास में। एक नई सीरीज है जिसमें शानदार आपको मिलेंगे रिवीजन, है ना, कम से कम टाइम में। तो चलिए सैटरडे को क्लास करने वाले हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, फटाफट इसको एक रीडिंग दो, मीनिंग निकाल लो। चलिए, कह रहा है ओवर 4 years पाकिस्तान, particularly the Khyber Pakhtunkhwa province bordering Afghanistan, has seen a dramatic surge in militant attacks। कह रहा है जी पिछले 4 सालों में हुआ क्या हुआ, पाकिस्तान जो है खास करके पर्टिकुलरली इसका खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस जो बॉर्डर करता है अफगानिस्तान से, जो जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, कह रहा है इस पाकिस्तान ने और खास करके इस हिस्से ने देखा है, हैज सीन किया है एक बहुत ही ड्रामेटिक या बड़े स्केल के सर्ज को, उछाल को मिलिटेंट अटैक्स में। अटैक यानी हमले, मिलिटेंट यानी जो मिलिटेंसी से जुड़े हुए हों। तो पिछले 4 साल में खूब हमले यहां पे हुए हैं। कह रहा है दिस ईयर अलोन एटलीस्ट 2414 पीपल वर किल्ड इन मिलिटेंसी रिलेटेड वायलेंस इन पाकिस्तान। कह रहा है इस साल ही अकेले अकेले कम से कम 2414 लोग पैसिव वॉइस लगा करके मारे गए मिलिटेंसी से जुड़े हुए वायलेंस में या फिर हथियारबंदी से जुड़ी हुई हिंसा में पाकिस्तान के अंदर। और ये किसने बताया, अकॉर्डिंग टू एन इस्लामाबाद थिंक जो बेस्ड थिंक टैंक, ये पता लगा हमें हिसाब से अकॉर्डिंग टू एक थिंक टैंक के, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो बेस्ड है इस्लामाबाद में। थिंक टैंक का मतलब होता है जो एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप हो, बैठ करके रिसर्च करें, डेटा कलेक्ट करें, अंग्रेजी में इसको थिंक टैंक बोलते हैं। कह रहा है जी पाकिस्तान ब्लेम्स द अफगान तालिबान फॉर शेल्टरिंग द TTP बेटर नोन एज द पाकिस्तानी तालिबान। कह रहा है पाकिस्तान जो है ब्लेम करता है, जो है आरोप लगाता है अफगान के तालिबान पे, अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उस पे शेल्टर देने का या पनाह देने का पाकिस्तानी तालिबान के लोगों को। और ये TTP क्या है, जो और अच्छे तरीके से जाना जाता है पाकिस्तान तालिबान के नाम से। कह रहा है एंड टेंशंस एस्केलेटेड इनटू फुल स्केल क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस। और यही टेंशंस, यही तनाव जो है इन दोनों के एस्केलेट कर गए या ऊपर आकर के इंटेंसिफाई हो गए फुल स्केल या पूरे स्केल पे क्रॉस बॉर्डर टेंशन में। क्रॉस बॉर्डर यानी बॉर्डर के पार, इधर से भी गोली, उधर से भी गोली, इधर से भी हमला, है ना, तो इसको बोल देते हैं क्रॉस बॉर्डर।
चलिए, कुछ बताने वाला अलग से इसमें है नहीं मेरे ख्याल से, मीनिंग आपने निकाल ही लिया होगा। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। एस्केलेट वर्ड को देख लेना, चीजों का इंटेंसिफाई होना, ऊपर आना। जैसे एस्केलेटर आपको ऊपर लेकर के आता है ना, आप मॉल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो एक स्वचालित सीढ़ियां होती हैं, ऑटोमेटिक लैडर्स, आप उस पर खड़े हो जाते हो, वो आपको ऊपर ले आएगी, तो वो एस्केलेटर कहलाती है। वहीं से वर्ड बनाया गया एस्केलेट होना, आपसी झगड़े का ऊंचा हो जाना, ऊपर आ जाना और वॉर में तब्दील हो जाना। चलो पढ़ते जाओ, साथ साथ मीनिंग निकालते जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहे जी, ऑन अक्टूबर 9 2025 व्हेन तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी वाज विजिटिंग इंडिया, पाकिस्तान कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स इन काबुल। कह रहे कुछ हुआ अक्टूबर 9 को 25 को। क्या हुआ भाई? कह रहे जब फॉरेन मिनिस्टर थे तालिबान के आमिर खान मुत्तकी, वो विजिट कर रहे थे भारत को, दौरे पे आए थे इंडिया में, तो पीछे से क्या किया पाकिस्तान ने? कैरी आउट किया या फिर अंजाम दिया हवाई हमलों को, एयर स्ट्राइक्स को काबुल के अंदर। अच्छा क्यों दिया भाई, ये क्यों किया? अपेरेंटली टारगेटिंग द टीटीपी, जाहिर तौर पे टारगेट करते हुए, निशाना साधते हुए पाकिस्तान तालिबान के लोगों पे। इनको ये लगता है ना कि हमारे वाले जो तालिबानी हैं पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान से सपोर्टेड है, वहीं जाके छुपते हैं, तो अफगानिस्तान में बम फेंक दो, है ना, ये भी मारे जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने अफगानिस्तान में काबुल के ऊपर जो है बॉम्ब स्ट्राइक्स किए। चलिए, मुत्तकी की वर्ब है वॉज विजिटिंग, पाकिस्तान की वर्ब है कैरिड आउट, कैरी आउट करना, अंजाम देना। कह रहा है दीज स्ट्राइक्स ट्रिगर्ड अ वीक ऑफ क्रॉस बॉर्डर अटैक्स दैट लेफ्ट डजन्स डेड्स बिफोर अ फ्रेजाइल कतर ब्रोकर्ड सीज फायर टुक इफेक्ट। कह रहा है इन हमलों ने ट्रिगर कर दिया, ट्रिगर करना यानी भड़का देना, अचानक से शुरू कर देना। इन हमलों ने अचानक से कर दिया शुरू एक पूरे हफ्ते या वीक को, जो था क्रॉस बॉर्डर अटैक्स का, बॉर्डर के आर पार के हमलों का, इधर से उधर, उधर से इधर। और ये वही हमले थे जिन्होंने ला करके छोड़ा दर्जनों को डेड या मृत, इन्होंने कई लोगों की जान ली। और ये सब तब हुआ बिफोर, इससे पहले, कि एक कमजोर सी, महीन सी, कतर के द्वारा ब्रोकर की गई या बीच बचाव की गई सीज फायर या युद्ध विराम ने टेक इफेक्ट किया, या फिर युद्ध विराम शुरू हुआ। सीज फायर आप समझते हैं, गोलीबारी बंद होना। तो कतर बीच में आया, कतर ने बोला भाई क्या कर रहे हो, मुस्लिम कंट्री जो आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो इन्होंने एक ब्रोकर किया सीज फायर को बीच में आकर के, लेकिन वो बड़ा फ्रेजाइल है, कमजोर है। तो इससे पहले पहले दर्जनों लोगों की मौत क्रॉस बॉर्डर अटैक्स में हो चुकी थी। स्ट्राइक्स की वर्ब है ट्रिगर्ड, दैट की वर्ब है लेफ्ट, ठीक है। सीज फायर आप समझते हैं, युद्ध विराम, इसकी वर्ब है टुक, टेक इफेक्ट करना, किसी चीज का असर में आना। कह रहा है जी, व्हेन द अफगान तालिबान वर वेजिंग एन इंसर्जेंसी पाकिस्तान ऑफर्ड देम रिफ्यूज एंड सपोर्ट। अब देखो कहानी में ट्विस्ट है, जब अफगान तालिबान के लोग वेज कर रहे थे इंसर्जेंसी को, इंसर्जेंसी यानी बगावत, विद्रोह। अफगानिस्तान में अमेरिका का राज था सन 2001 से, पता ही है आपको। तो अमेरिकन को भगाने के लिए तालिबानी लोग जो हैं, अफगानी लोग, वो हथियार उठा के बैठे थे, इंसर्जेंसी, विद्रोह करके बैठे थे। कह रहे जब ये इस काम को कर रहे थे, वेज कर रहे थे इस विद्रोह को, बगावत को, तो पाकिस्तान ही था जिसने ऑफर किया था इनको, और क्या, पनाह ऑफर किया था, रिफ्यूज ऑफर किया था, और अपना सपोर्ट दिया था। समझ पाए? चलिए, तालिबान की वर्ब है और वेजिंग, वेज अ वॉर या वेज एन इंसर्जेंसी का मतलब होता है किसी बगावत या वॉर को फंड करना, हवा देना, उसमें जो है जान माल झोंकना। कह रहा है जी, पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेक्टेड द तालिबान टू रिमेन लॉयल वंस इन पावर। कह रहा है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने फिर एक्सपेक्ट किया या उनको ऐसा भरोसा था कि तालिबान जो है इनका वफादार रहेगा जब ये पावर में आ जाएगा। इनको लगता था कि बगल में एक और मुस्लिम कंट्री, एक और मुस्लिम जो है गवर्नमेंट जो है आ जाएगी, है ना, हमारी भी थियोक्रेसी और बाजू में भी थियोक्रेसी, तो इससे क्या होगा, हम भाई भाई हो जाएंगे। तो इनको लगता था कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे वफादार रहेंगे आने वाले टाइम में। इस्टेब्लिशमेंट की वो एक्सपेक्टेड। पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा क्या होता है। देखो, हर कंट्री में सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, जैसे वहाँ डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका में, इंडिया में नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सरकार वोट लेकर के आई है ना, एक्चुअल में वो कंट्री नहीं चलाती है, वहाँ चलाती है एस्टेब्लिशमेंट, यानी पर्दे के पीछे से बैठे हुए लोग। जैसे कि वहाँ का आर्मी जनरल है ना, मेनली आर्मी जनरल आसिफ मुनीर जो है, उसके आसपास के लोग, तो उनको पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है जी, बट व्हेन द तालिबान टुक ओवर द रेंज इन अफगानिस्तान, द ओल्ड पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप वाज रिप्लेस्ड बाय स्टेट टू स्टेट टाइज। कह रहा है लेकिन हुआ उसका उल्टा। जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, कब्जा कर लिया रेंज का, कमांड का, सत्ता का, पावर का अफगानिस्तान में। रेन का मतलब क्या होता है?
किसी जानवर की लगाम जिसको पकड़ करके आप उसको कमांड करें, घोड़ा कोई जानवर है ना। तो जब तालिबान के हाथ में कमान आई अफगानिस्तान की तो फिर हुआ क्या, तो ये जो पेट्रन क्लाइंट का रिलेशनशिप था, गुरु चेले का जो रिश्ता था, ये रिप्लेस हो गया। और कैसे आया इसकी जगह, इसकी जगह आ गया स्टेट टू स्टेट टाइज, मुल्क से मुल्क के रिश्ते। और ये कैसा काम हुआ, ये हुआ विद डीप स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस, बहुत ही गहरी बुनियादी विरोधाभासों के साथ, आयरनीज के साथ। भाई आपने किसी को हवा दे करके सपोर्ट करके अपना चेला बना के सरकार बनाने की कोशिश की उसकी, अब वो सरकार बनाते ही बोल रहा है अफगानिस्तान में जो तालिबान है कि हम तो अब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अब आप हमारे पेट्रन नहीं है, हम आपके क्लाइंट नहीं है, आप हमारे गुरु नहीं है, हम आपके चेले नहीं है, हम भी सरकार आप भी सरकार, आओ बराबर में बैठ करके बात करें। तो ये जो एक डीप कॉन्ट्राडिक्शन आ गया दोनों के रिश्ते में। तालिबान की वो है टुक ओवर, टेक ओवर करना, कब्जे में लेना। REIN, रेन, रेन का मतलब होता लगाम। ये एक और वर्ड होता है अंग्रेजी में उससे अलग है, REIGN। इस रेन का मतलब होता है रूल या राज, समझ गए ना। द रेन ऑफ हिटलर, द रेन ऑफ अशोका द ग्रेट। तो ये रूल की बात करता है, राज की बात करता है, इसमें जी एक्स्ट्रा होता है, इसमें जी निकला हुआ है। ये रेन का मतलब होता है कमांड। चलिए कह रहा है जी, द पाकिस्तानी तालिबान विच अपोज द मर्जर ऑफ पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज वेयर खैबर पख्तूनवा वांट देयर वर्जन ऑफ अ स्ट्रिक्ट इस्लामिक कोड टू बी एनफोर्स्ड। कह रहा है जो पाकिस्तानी तालिबान है, टीटीपी वाले, जो अपोज करते हैं, खिलाफ खड़े हैं, और किसके अपोज करते हैं, मर्जर को या विलय को, मिक्सचर को, पाकिस्तान के ट्राइबल इलाकों का खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के साथ। कह रहा है ये लोग चाहते क्या हैं, ये चाहते हैं कि इनका खुद का एक वर्जन हो स्ट्रिक्ट या बहुत कड़े इस्लामिक कोड का, जो इन्फोर्स हुआ जाए, जो अमल में लाया जाए। एंड डिमांड द रिलीज ऑफ टीटीपी प्रिजनर्स, और ये डिमांड भी करते हैं, मांग भी रखते हैं कि रिलीज किया जाए, रिहाई हो टीटीपी के जो प्रिजनर सरकार ने पकड़े हुए हैं। फिर क्या किया इन्होंने, ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द अफगान तालिबान ट्रायम्फ। इन लोगों ने, पाकिस्तान तालिबान ने ड्रॉ किया या निकाला इंस्पिरेशन को या मोटिवेशन को अफगान के तालिबान की ट्रायम्फ से या उनकी जीत से। सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा है, लेकिन आसान है। पाकिस्तानी तालिबान जो है ना, इन्होंने ड्रॉ किया अपनी इंस्पिरेशन, इनको सारी प्रेरणा मिली अफगान के तालिबान की ट्रायम्फ से। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। अब ये हैं कौन, ये वो लोग हैं जो ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा काम करते हैं। 3 काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं अपोज करना या खिलाफ होना पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया का खैबर पख्तूनख्वा से मिलने का। दूसरा काम करते हैं ये चाहने का कि इनके जो इस्लामिक कोड के हिसाब से एक सरकार बने और वहां पूरे एरिया में वो कोड लग जाए। तीसरा ये डिमांड करते हैं कि इनके जो प्रिजनर हैं, जो कैदी हैं, उनको सरकार छोड़ दे। तो ये तालिबान के लोग जो हैं, इन्होंने अपनी इंस्पिरेशन को ड्रॉ किया था ऐसे। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपकी पूरी बनी हुई है। कह रहा है द डूरंट लाइन, द कॉलोनियल एरा बॉर्डर री इमर्ज्ड एज अनदर फ्लैश पॉइंट एज काबुल हैज नेवर रिकॉग्नाइज्ड। कह रहा है फिर जो इंटरनेशनल लाइन है, बॉर्डर है डूरंट लाइन, जो एक उपनिवेशवादी एरा का बॉर्डर है, ये री इमर्ज हुआ, फिर से उभरा एक दूसरे फ्लैश पॉइंट के तौर पे, झगड़े के पॉइंट के तौर पे, जैसे या क्योंकि एज काबुल ने कभी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, ऑफिशियली इसको कभी माना नहीं, कभी इसको, ठीक है ना, एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये यूं भी कहते हैं कि डूरंट लाइन क्या है, ये कोई लाइन वाइन नहीं है, हमारे हिसाब से नया बॉर्डर बनाओ। तो इस बात पे भी झगड़ा बन गया। फ्लैश पॉइंट जो है, ये झगड़े की जड़ ये बातचीत बन चुका है। चलिए, कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर हो, उसके आगे द का इस्तेमाल होता है। लाइन की वर्ब है री इमर्ज होना, फिर से उभर करके आना। काबुल की वर्ब है हैज नेवर रिकॉग्नाइज्ड। फ्लैश पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, याद है ना, ब्रेकिंग पॉइंट। बढ़े आगे, चलो। आर्टिकल आज का लंबा है, मैं थोड़ा फास्ट कवर करवाने की कोशिश करता हूं। 40 मिनट में, 45 मिनट में क्लास हो जाए अपनी। रीडिंग लेते जाओ साथ साथ, ठीक है। कह रहा है बिसाइड्स पाकिस्तान्स डिसीजन टू डिपोर्ट thousands of अफगान refugees strained ties further। कह रहा है जी इसी के साथ में पाकिस्तान का एक डिसीजन भी आया, फैसला भी आया कि डिपोर्ट करेंगे, वापस भेज देंगे हजारों अफगान रेफ्यूजीज को। कह रहा है इस डिसीजन ने भी ना स्ट्रेन कर दिया या बोझ में डाल दिया इनके रिश्तों को, और आगे फर्दर और ज्यादा रिश्तों को इन्होंने खींच मारा। कह रहा है व्हाट लाइकली प्रोवोक्ड द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इवन मोर वाज इंडियाज डिप्लोमेटिक आउटरीच टू तालिबान। कह रहा है असली बात तो ये है, जो चीज जिसने लाइकली या पॉसिबली प्रोवोक किया, चिढ़ाया है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को, पर्दे के पीछे की सरकार को, और ज्यादा इवन मोर, वो ये था कि इंडिया की एक डिप्लोमेटिक आउटरीच हुई, डिप्लोमेसी के तौर पे एक अप्रोच हुई तालिबान को लेकर के। हमने उनके विदेश मंत्री को, फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया बुला लिया है ना, मुतकी को।
तो इस बात ने शायद पाकिस्तान को और चिढ़ाया कि चलो तालिबान पे हमला ही कर देते हैं। चलिए, वट की वर्ब है प्रोवोक्ड, वट लाइकली प्रोवोक्ड पूरे क्लोज की वर्ब है वॉज। वट से, वाई से, व्हेन से, वेयर से बनने वाले क्लोज हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आउटरीच यानी किसी के पास जो है जाना, मिलना, उससे अपनी दोस्ती बढ़ाना, अप्रोच करना। तो इंडिया ने डिप्लोमेटिक आउटरीच दिखाई है अफगान के लिए। कह रहा है जी, बाय कैरिंग आउट स्ट्राइक्स ऑन काबुल इन रिस्पॉन्स टू मिलिट्री अटैक्स पाकिस्तान अपीयर्स टू बी सेटिंग अ न्यू प्रेसिडेंट। कह रहा है ये काम करके, बाय कैरी आउट करके अंजाम देखे हवाई हमलों को काबुल के ऊपर, और कैसे, बदले में, रिस्पॉन्स में मिलिटेंट अटैक्स के या लड़ाकों के हमले के। वहां से लड़ाकों ने हमला किया, इन्होंने बदले में काबुल पे एयर जो है स्ट्राइक कर दिया। कह रहा है ऐसा करके ना पाकिस्तान दिखाई देता है एक काम करता हुआ, पाकिस्तान अपीयर्स क्या करता हुआ दिखाई देता है, टू बी सेटिंग, सेट करता हुआ, तैयार करता हुआ एक नई मिसाल या प्रेसिडेंट। और मिसाल क्या है, होल्डिंग काबुल डायरेक्टली अकाउंटेबल फॉर क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट अटैक्स। मिसाल ये है होल्ड करना या बनाना काबुल को सीधे सीधे जिम्मेदार या अकाउंटेबल बॉर्डर के पार होने वाले मिलिटेंट अटैक्स का। तो पाकिस्तान हमला करके ये दिखा रहा है कि हमने एक नई मिसाल कायम कर दी है कि काबुल को हम जिम्मेदार ठहराएंगे जब भी कोई हमला पाकिस्तान में होगा। कह रहा है ये कैसे हुआ है, इन अ मूव रेमिनिसेंट ऑफ इंडियाज डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू टेररिज्म विद ओवरवेलमिंग फोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान। कह रहा है ये एक ऐसी मूव के साथ हुआ है, हरकत के साथ हुआ है जो रेमिनिसेंट है, याद ताजा करवाने वाली है भारत के उस डॉक्ट्रिन या सिद्धांत की जो है जवाबी हमला देने का, आतंकवाद का, टेररिज्म का, दहशतगर्दी का, बहुत सारी ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमने भी तो यही किया ना, इनके वो बहुत सारे मिलिट्री कैंप्स वगैरह को हमने टारगेट किया, वो तो बाद में किया, पहले टेररिस्ट कैंप्स को हमने टारगेट करने की कोशिश की। तो ये वही याद ताजा दिलवाता है पाकिस्तान जो इंडिया ने किया था, अब वो काम पाकिस्तान करना चाहता है अफगानिस्तान के साथ। चलिए, लंबा सेंटेंस था लेकिन छोटे छोटे पीस करके पढ़ लिया आपने, एक बार रिपीट कर लेना। पाकिस्तान की वर्ब है अपीयर्स, प्रेसिडेंट यानी मिसाल, पैराडाइम, पैरागोन, एग्जाम्पलर, क्विंटेसेंस करवाए थे ना सारे वर्ड। चलिए, रेमिनिसेंट यानी जो आपको याद ताजा दिलवाए, जो रिमाइंड करवाए। डॉक्ट्रिन यानी सिद्धांत, सिद्धांत को टेनेट भी बोलते हैं, लेकिन टेनेट से एक और मिलता जुलता वर्ड है अंग्रेजी में, टेनेंट, TENET, टेनेट यानी सिद्धांत, TENANT टेनेट यानी किराएदार। ठीक है, तो ये किराएदार वर्ड अलग है, इसको और इसको जो है आपस में कंफ्यूज मत करना। ओवरवेलमिंग मतलब बहुत सारा। अब एक मैं वैसे तो अलग से सेक्शन लेकर के आया था वन वर्ड्स का, रेमिनिसेंट, ल्यूमिनिसेंट है ना, ये सारे। क्लास लंबी हो रही है, आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, होपफुली कल की क्लास में इसको इंटीग्रेट करूंगा। जिनको जितने याद है देख लो, कल की क्लास में डिटेल में एक एक सारा वन वर्ड आपको ब्रेक करके रूट वर्ड के साथ याद करवाएंगे। चलो जी, लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट कर लो इसको फिनिश। कह रहा है जी, येट द सिक्योरिटी क्राइसिस इन पाकिस्तान नाउ एनगल्फिंग इट्स ट्राइबल एरियाज इज लार्जली ऑफ इट्स ऑन मेकिंग। कह रहा है फिर भी ये जो सिक्योरिटी क्राइसिस है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ जो तूफान है पाकिस्तान में आज की डेट में एनगल्फ करता हुआ या अपने दायरे में लेता हुआ, गल्फ यानी खाड़ी, एनगल्फ करना यानी किसी चीज को खाड़ी की तरह अपने दायरे में लेना। तो ये सिक्योरिटी क्राइसिस जो अपने अंदर समा रहा है ट्राइबल एरियाज को, ये मोटे तौर पे लार्जली इसका खुद का बनाया हुआ है, ऑफ इट्स ऑन मेकिंग है। मेकिंग यानी बनाना, इट्स ऑन यानी खुद का। तो ये क्राइसिस कहीं और से नहीं आया ऊपर से, ये इन्होंने खुद ही अपने हिसाब से अपनी गलतियों से बनाया है। कह रहे 4 decades इट हैज फॉलोड अ कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी। कई डेकेड से, दशकों से पाकिस्तान नाम के मुल्क ने फॉलो किया है, परफेक्ट जो है टेंस लगा करके, एक ऐसी पॉलिसी को, कानून को, नियम को जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जिसके अंदर ही आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। और पॉलिसी क्या है, ये वाली पॉलिसी। पॉलिसी आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, पॉलिसी है फाइटिंग टेररिज्म वाइल हार्बरिंग मिलिटेंट और टेररिस्ट ग्रुप्स। पॉलिसी है दहशतगर्दी से फाइट करने की, और कब, जब आप खुद ही पनाह दे रहे हो दहशतगर्द ग्रुप्स को। और वो कौन से ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप आपके यानी पड़ोसी के यहाँ दहशतगर्दी फैलाते हैं, दैट वर फाइटिंग इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी है। अपने देश में टेररिज्म नहीं होने देंगे, लेकिन बाजू के देश में जो टेररिस्ट है उसको यहाँ पनाह देंगे, उसको खाना पीना देंगे, उसको सेफ्टी देंगे। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी इनकी रही है। चलिए, इट की वर्ब है हैज फॉलोड, कॉन्ट्राडिक्टरी आपने देख लिया, दैट आया ग्रुप्स के लिए, दैट की वर्ब है वर फाइटिंग। कह रहा है इट बैक द तालिबान फॉर ओवर 2 decades। अब इसका एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है इस पाकिस्तान ने, इट ने ही बैक किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के सपोर्ट किया
तालिबान के लड़ाकों को, दहशतगर्दों को 20 सालों से ज्यादा। और क्यों किया? होपिंग दैट अ तालिबान कंट्रोल्ड काबुल विल ऑफर इट्स स्ट्रेटेजिक डेथ। होप करते हुए, ये उम्मीद लगाते हुए, इस आशा को बांधते हुए कि जब तालिबान के कंट्रोल में काबुल आ जाएगा तो वो ऑफर करेगा पाकिस्तान को एक ऐसी डेथ, एक ऐसी गहराई जो स्ट्रेटेजिक तौर पे अच्छी लगेगी इनको, है ना। भैया आपने तालिबान को सपोर्ट इसलिए किया कि तालिबान सरकार बना ले और हमारे काम करे, ईरान में कुछ करना हो, बॉर्डर के इलाकों में, है ना, कुछ भी जो भी हमारे हिसाब से तालिबान जो है चले। तो ये होप के अंदर इन्होंने इन लड़ाकों को फंड किया। इट की वो है बैक्ड, काबुल की वो है वुड ऑफर। कह रहा है दैट स्ट्रेटजी हैज नाउ बैकफायर्ड। ये स्ट्रेटजी अब कर गई है बैकफायर। बैकफायर करना यानी बंदूक का उल्टा चलना। आपने बंदूक सामने तानी हुई थी लेकिन गोली उल्टी निकल गई, तो ये स्ट्रेटजी जो है आप ही को जाकर के उल्टी पड़ने लगी। कह रहा है इफ पाकिस्तान बिलीव्स दैट इट कैन रिस्टोर इंटरनल सिक्योरिटी बाय बॉम्बिंग अफगानिस्तान, इट इज मिस्टेकन। कह रहा है अगर पाकिस्तान अब ये बिलीव करता है कि अब ये रिस्टोर कर लेगा, बहाल कर लेगा अपने अंदर की सिक्योरिटी को बॉम्ब लगा करके अफगानिस्तान में, तो ये मिस्टेकन है, ये मुल्क जो है गलती कर रहा है। क्यों भाई? कह रहा है जी इसलिए क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस विल ओनली डीपन इंस्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन इंसर्जेंसी। क्योंकि अगर लंबा खिंचा हुआ कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों कंट्रीज में और केओस हुआ, केओस का मतलब होता है अराजकता, कोई लॉलेसनेस है एकदम, है ना, कोई कानून का राज नहीं है, उसको बोलते हैं केओस। कह रहा है अगर दोनों कंट्रीज लंबी वॉर में अगर उलझ गई ना तो ये सिर्फ डीपन करेगा, गहराएगा अस्थिरता को, इंस्टेबिलिटी को, और ये मजबूत बनाएगा विद्रोह को, बगावत को, इंसर्जेंसी को। यानी इनको बात करनी चाहिए अफगानिस्तान से, बमबारी नहीं करनी चाहिए। चलिए लंबा आर्टिकल था आज का सच में। अब आ जाओ जल्दी से अपने क्विज पे। कुछ क्वेश्चंस हैं फटाफट आपसे शेयर कर लेता हूं। ये शुरू के 7 क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं, बहुत आसान है। ये स्पेनिश देख लेना, कहां पे लैंग्वेज है, कहां पे एथनिसिटी है। अच्छा, टेनेट और टेनेंट में क्या फर्क है? टर्न द टेबल्स क्या होता है? एपिटमी, इसका सिनोनिम आपको बताना है। एपिटमी याद होगा, ये वाला जो वन वर्ड है ये मैंने आज आपको करवाया नहीं। कन्वेलिसेंट, एफर्विसेंट, इवेनिसेंट, रेमिनिसेंट, है ना, ये करवाने वाला था, ठीक है। फिर भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऐसी चीज जो लास्ट करे अ शॉर्ट टाइम, जो कुछ क्षण भर रहे, कुछ पल तक जिंदा रहे, ऐसी चीज को वन वर्ड में क्या बोलते हैं? कल की क्लास में ये आ जाएगा, आज फिर भी क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, कुछ डाल दिया है। और लास्ट में आपको एक एंटोनिम दिया है, इनविगरेट का एंटोनिम पूछा है आपसे, सिनोनिम नहीं है। एक क्वेश्चन है वोकैब का, आरती का, इसको भी फटाफट सॉल्व करेंगे। कह रहा है ऑथर जो है लाइकन करता है या सिमिलर तरीके से देखता है। लाइकन करना यानी कंपेयर करना। पाकिस्तान की नई स्ट्रेटेजी को अफगानिस्तान को बॉम्ब करने की कैसे लाइकन करता है? आसान क्वेश्चन बनाया मैंने ये। देखो ये इसको लाइकन करता है या कंपेयर करता है, सिमिलर तरीके से देखता है भारत के उस डॉक्ट्रिन से या सिद्धांत से जो है पाकिस्तान में मिलिट्री कैंप्स को स्ट्राइक करने का। तो बिल्कुल कॉपी कैट रिस्पॉन्स पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में कर रहा है। हमने वहां हमला किया पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान में हमला कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों को लाइकन या एक तरीके से देखता है। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को, मिलेंगे आपसे, है ना, कल की क्लास में मुलाकात लेंगे। आज पटाखे बहुत बज रहे हैं बाहर। अंटिल देन साइनिंग आउट।